हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर इशू की। तो कश्मीर का ये इशू क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आज सिर्फ फैक्ट्स की बात होगी, हिस्ट्री की बात होगी, और हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं होगी, एज इट इज़ होगी। जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं आप वेरीफाई कर सकते हो। जिस चीज़ की बात होगी उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, ऑफिशियल साइट्स पे, और काफ़ी सारी बुक्स में। तो आपको सुनने को मिलेगी, वो चीज़ आपको जानने को मिलेगी जो रियल हिस्ट्री है। कोई मैनिपुलेटेशन नहीं होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके सामने रखा जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बात है 1947 की, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो पर्लर साइड में पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंस मिली। तो जो 60% ऑफ एरिया है, 60% ऑफ एरिया जो था वो इंडिया ने एक्वायर किया और इंडिया के पास आ गया। और बाकी 40% में जो छोटे मोटे राज्य थे और बड़ी तीन जगह, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या इशू रहा, कैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया के साथ जुड़ गए, तो क्या डिस्प्यूट है अब तक, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल जो थी 565 के करीब, 565 के करीब टोटल रियासतें थी। अगर हम पाकिस्तान का एरिया हटा के देखें तो 535 535 रियासतें ऐसी थी जिनको मिला के एक देश बना इंडिया, हमारी जो कंट्री है। लेकिन अंग्रेज़ों का जो स्टेटमेंट था, अंग्रेज़ों का स्टेटमेंट ये था कि आप सारी रियासतों से पूछ लो, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती हैं तो वो वहाँ जा सकती हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो वो रियासतें जो है इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन स्टार्ट कर सकती हैं। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में जब एक देश बनता है तब गलत और सही कुछ नहीं होता, तब ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करने की कोशिश रहती है हर मुल्क की। और अगर कोई भी मुल्क ऐसे दो मुल्कों के बीच में स्टक ऑन हो जाता तो उसके सर्वाइवल में कितनी ज़्यादा परेशानियां होती, ये हम सब बखूबी जानते हैं। तो क्या हुआ कि हमें 60% ऑफ एरिया जो है मिल गया था इन टोटल, एंड 40% जो है वो नहीं मिला। ठीक है, तो उस 40% में है जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी रियासतें थी जो हमारे साथ एक्वायर नहीं हुई। और इस सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप जाओ और कन्विंस करो ऐसे इन राज्यों को, उनको आप बोलो कि हम हमसे जुड़े और नहीं। तो अब हम समझते हैं कि इन तीन जो रियासतों में क्या हो रहा था, इनका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, ये इंडिया के साथ क्यों नहीं जुड़ रही थी। जो छोटी रियासतें थी, छोटी रियासतों को पता था कि अगर हम नहीं मिलते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं। वो तो चुपचाप करके आ गए और इंडिया के साथ वो जुड़ गए। लेकिन अब जो रियासतें ऐसी थी, रियासतें जो हैं वो इंडिया के साथ जुड़ी थी, उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया था, साइन करवाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे विलय पत्र भी कहते हैं। पटेल जी ने अपना काम जो है वो काफ़ी अच्छे से निभाया, बखूबी निभाया। वो एक ट्रू सेंस में आयरन मैन ऑफ इंडिया थे। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो काम है वो अंजाम दिया, और काफ़ी सारी रियासतों को जो है उन्होंने इंडिया के साथ जोड़। तीन जगह आके बात फंस गई, एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद एंड तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ का जो इशू था, जूनागढ़ की जो मोस्ट ऑफ आबादी थी वो हिंदू थी, बट वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, और उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था इंडिया के साथ जुड़ने का। वो जुड़ना चाहता था पाकिस्तान के साथ। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ का जो राजा है वो क्या करता है, वो एक डॉक्यूमेंट साइन करता है और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाता है। कायदे से तो ऐसा किया जा सकता था, बट वहां पे विद्रोह कराया गया और जूनागढ़ का जो राजा है वो उठ के पाकिस्तान भाग गया, और उसने जूनागढ़ जो है वो छोड़ दिया। तो पीछे उसने एक एग्जाम्पल सेट की बाकी रियासतों के लिए। तो उसके जाने के बाद क्या हुआ, जूनागढ़ में हुआ प्लेबिसाइड। अब ये प्लेबिसाइड क्या है? प्लेबिसाइड एक वोटिंग है, एक इलेक्शन है, जिसके जरिए हम ये पता करते हैं कि किसी भी स्टेट में
या किसी भी राज्य में जो पब्लिक है वो किसके साथ जुड़ना चाहती है। और जब यह प्लेबिसाइट हुआ तो 91% से ज़्यादा पॉपुलेशन का कहना था कि वो इंडिया के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। तो ये रही बात जूनागढ़ की। और सबसे बड़ी ट्रिक जो है जो ब्रिटिशर्स ने की थी वो ये की थी कि उन्होंने जाते वक्त इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों का जो डिफेंस है वो अपने हाथ में रखा था। ये चीज़ बहुत अच्छी भी की थी एक एंगल से कि ऐसे ही वो किसी पे भी वॉर नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद इंडिपेंडेंस के टाइम काफ़ी ज़्यादा और भी खून खराबा होने के चांसेस थे। तो ये एक अच्छा मूव था ब्रिटिशर्स का। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की और जम्मू एंड कश्मीर की। तो हैदराबाद का जो राजा था वो मुस्लिम था, वो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हैदराबाद जो है वो इंडिया के बीचों बीच है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और उसने ऑलरेडी देखा था कि जूनागढ़ में राजा का क्या हाल हुआ। तो उसने क्या किया, उसने एक एग्रीमेंट किया स्टैंड एग्रीमेंट के नाम से। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये एग्री किया कि अभी जो चीज़ जैसी है उसको वैसा रहने देते हैं और आगे साल 2 साल के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। तो इस चीज़ पे जो है पटेल जी ने एग्री किया, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे उनका फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर था। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली देखा प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये प्रैक्टिकल नहीं था जूनागढ़ का और इसका हैदराबाद का पाकिस्तान के साथ जुड़ जाना। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो एक बॉर्डर शेयर करती थी और पाकिस्तान का ऑब्सेशन जो है कश्मीर को लेके वो क्लियरली उनकी स्ट्रेटजी से या उनके पॉलिटिकल कमेंट से या उनके पॉलिटिकल बिहेवियर से साफ दिख रहा था कि वो चाहते हैं कश्मीर को अपने अंडर ले लेना। और कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर जूनागढ़ की तरह यहाँ भी प्लेबिसाइड होता है, अगर अनरेस्ट रहेगा और अनरेस्ट के बाद एक प्लेबिसाइड होगा तो प्लेबिसाइड के बाद ये 100% चांसेस है कि शायद जम्मू एंड कश्मीर उनके साथ जुड़ जाए। तो इसके लिए वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से प्लेबिसाइड हो। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ पटेल जी को कंप्लीटली समझ आ रही थी और उनका फोकस जो था वो यही था कि वो कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को किसी तरह अपने साथ जोड़ लें, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इस पॉइंट तक इंडिया का पार्ट नहीं थी और ना ही वो पाकिस्तान का पार्ट था। जम्मू एंड कश्मीर पे इस टाइम पीरियड में रूल कर रहे थे राजा हरि सिंह जी। तो राजा हरि सिंह जी नाम काफ़ी फेमस है, आप सबने सुना होगा और बहुत सारी रिस्पेक्ट है उनके लिए। राजा हरि सिंह जी जो है वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उनके सामने जो भी ऑप्शंस थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बात हो रही है 1947 की, इंडिपेंडेंस के बाद, तो उनके पास जो भी ऑप्शंस थे वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक तो थे। क्योंकि राजा जो थे हरि सिंह जी वो हिंदू थे। राजा हरि सिंह जी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ अगर वो जुड़ जाते हैं तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और एक इस्लामिक कंट्री में एक हिंदू रूलर, ये तो कुछ बात हजम होने वाली नहीं है। तो उनको पता था कि वहाँ तो उनसे उनकी गद्दी छीन ली जाएगी। और अगर वो इंडिया के साथ रहते हैं तो उनको ये भी पता था कि जो नेहरू जी है वो आए दिन लोकतंत्र की बात करते हैं, और जबकि जम्मू एंड कश्मीर की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो इस बात में भी सेंस नहीं बनता था कि शायद उसके बाद उनकी गद्दी जो है उनके पास रहे। और अगर वो इंडिपेंडेंट भी रहते तो इस चीज़ का तो हर किसी को अंदेशा था कि जो भी राज्य इन दो कंट्रीज़ के बीच में इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो हमेशा अनरेस्ट में रहेगा। तो ये चीज़ जो है राजा हरि सिंह जी बहुत अच्छे से समझते थे। तो और अब उनकी कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरीके से अपना रूल भी संभाला जाए और अपनी जो रियासत है इसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर के लिए ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था। तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो
इन दोनों कंट्रीज का जो है वो डिफेंस अपने कंट्रोल में रखा था, तो ये किसी पे अटैक नहीं कर सकते थे। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने पर्लरली एक आर्मी 10,000 बंदों की एक आर्मी क्रिएट कर दी जो सिविलियन जैसी ही लगती हो। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूं तो कोई भी झूठे फैक्ट्स बता के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें जो है वो यूएन में एक्सेप्ट की है, ऑन पेपर है। जो भी इस वीडियो में बात हो रही है ये ऑन पेपर अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कोई भी चीज़ जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। तो पाकिस्तान ने एक 10,000 बंदूकों की एक आज़ाद कश्मीर फोर्स क्रिएट कर दी, जिसका मोटिव ये था कि वो जाके कश्मीर को कश्मीर में एंटर होके जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होके कश्मीर को कैप्चर करेंगे। बट जो इंडिया है उनके पास ऐसी कोई फोर्स उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो हमारे पास ऐसी कोई फोर्स उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो हमने बात की माउंटबेटन से कि लाइक ऐसा इशू है तो आप इसके रिलेटेड कुछ कीजिए। बट माउंटबेटन वाज लाइक वो न्यूट्रल रहे। उन्होंने कहा कि हमारी जो फोर्स है वो सिर्फ डिफेंस पर्पज के लिए यूज होगी, अगर हम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी फौज को सिर्फ डिफेंस पर्पज के लिए यूज करेंगे। बट जबकि उस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान ना कश्मीर ना पाकिस्तान का पार्ट था ना इंडिया का पार्ट था। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस वक्त माउंटबेटन की आर्मी जो है वो अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो उस वक्त इंडिया का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। तो आगे चल के जब पाकिस्तान भी माउंटबेटन से ये बोलती है कि हमें आप सपोर्ट कीजिए, तो ये सेम स्टेटमेंट जो है माउंटबेटन पाकिस्तान के लिए भी बोलते हैं कि लाइक आई कांट हेल्प, क्योंकि ये हम पे कोई इशू नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान की कोई डिफेंस में इंडिया इंटरफेयर नहीं कर रहा है और इंडिया की डिफेंस में पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ये कश्मीर का इशू है। कश्मीर इस वक्त इस पर्टिकुलर टाइम पे ना पाकिस्तान का पार्ट है ना इंडिया का पार्ट है, तो इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी फौज तो सिर्फ तब यूज होगी जब हम पे कोई अटैक होगा, हम इसको सिर्फ डिफेंस में यूज करेंगे, इसको अटैक करने में तो यूज बिल्कुल नहीं करने वाले। तो ये था स्टेटमेंट माउंटबेटन का। हरी सिंह को इस आजाद कश्मीर फोर्स के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा श्योर थी कि लाइक हम तो इस चीज को जीत लेंगे, इस जंग को आराम से जीत लेंगे। लेकिन जो उनका आर्मी जनरल था वीरेंद्र सिंह, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें ऐसे तो नहीं करना चाहिए, हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्मी में जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है क्या पता वो उनके साथ मिल जाए। तो ये उन्होंने एक डाउट अपना इजहार किया कि लाइक ऐसी भी एक सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, ऐसी भी एक सिचुएशन आ सकती है। तो आगे चल के यही होता। राजा हरि सिंह के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो ये जंग जो है छिड़ गई। तो जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते रहे तो राजेंद्र सिंह की जो है जो उनका शक था वो हकीकत में बदल गया। और जैसे जैसे ये बारामूला पहुंचे तो बारामूला में इन्होंने ऐसी तबाही मचा दी कि आज भी अगर आप बारामूला के फैक्ट्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सिंगल डे में 60,000 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी उस टाइम पे। तो अब इंडिया जो है, इंडिया अभी एक रात में पाकिस्तान की तरह 10,000 लोगों की फौज तो क्रिएट कर नहीं सकती थी, और इंडिया का अपना डिफेंस जो है वो अंग्रेजों के हाथ में था जैसे पाकिस्तान का था। तो जब इंडिया ने हेल्प मांगी माउंटबेटन से, तो अंग्रेजों से जब उन्होंने हेल्प मांगी तो उन्होंने कहा लाइक हम तो मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कश्मीर जो है इस वक्त पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, ना ही वो इंडिया का पार्ट है, और हम अपनी फौज का यूज सिर्फ डिफेंस पर्पज के लिए करेंगे, अटैक के लिए नहीं। तो ये बात है तब की जब पाकिस्तान की फौज जो है वो सिर्फ 50 किलोमीटर अवे थी श्रीनगर से। जब पाकिस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान की जो ये फौज थी श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर थी, तब हरि सिंह ने हेल्प मांगी इंडिया से, और इंडिया ने वीपी मेनन के हाथ एक डॉक्यूमेंट भेजा जिसको साइन किया हरि सिंह ने, और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पार्ट बन गया इंडिया का। और जो लोग जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, उनका कहना यह है कि ये जो एग्रीमेंट था ये एक टेम्पररी या कंडीशनल एग्रीमेंट था, जिसमें ये लिखा गया था कि ये सिचुएशंस टैकल होने के बाद एक प्लेबिसाइड होगा, जिसके बाद लोगों का जो ओपिनियन है वो मैटर करेगा। जो लोगों का कहना होगा कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो लेकिन जो उस वक्त पेपर साइन हुआ था वो वही पेपर था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाला, जिसके एग्रीमेंट के तहत बाकी जो राज्य थे वो
इंडिया के साथ जुड़ गए थे। तो अब क्या हिस्ट्री है इस कंट्रैक्चुअल या जिसमें एक कंडीशनल एग्रीमेंट की, तो इसकी क्या रियलिटी है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब इंडिया ने अपनी फोर्सेस जो है वो कश्मीर में उतारी, तो पाकिस्तान ने भी ट्राई की कि वो अपनी फोर्सेस जो है वो इंडिया में उतारे, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में उतारे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वही बात उनसे भी कही जो पहले इंडिया से कही थी कि हम सिर्फ अपनी फौज का जो यूज़ है वो डिफेंस पर्पस के लिए करेंगे, ना कि किसी पे अटैक करने के लिए। तो इस एग्रीमेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशान रहा आदमी वो था जिन्ना। तो जिन्ना को ये चीज़ हजम नहीं हुई, तो जिन्ना ने ये कहा कि वो माउंटबेटन के पास गए और कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, क्योंकि इस एग्रीमेंट को हम मानते नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले जब जूनागढ़ में या हैदराबाद में जो भी इश्यूज आए तो वहाँ प्लेबिसाइड हुआ, तो कश्मीर के इशू में भी प्लेबिसाइड होना चाहिए। तो तब लॉर्ड माउंटबेटन का भी यही कहना था कि वंस ये सिचुएशन जो है ये टैकल हो जाएंगी, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लेबिसाइड होगा और लोगों की राय ली जाएगी इस मैटर पे। तो उसके बाद जो है, उसके बाद इंडिया का जो स्टांस है वो थोड़ा दो रीजंस की वजह से थोड़ा वीक पड़ गया। पहला ये कि नेहरू जी जो है, नेहरू जी स्टेज पे आके उन्होंने ऐसा कहा कि वंस ये वार की सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम प्लेबिसाइड करेंगे। दूसरी चीज, जब 1-2 साल से युद्ध चल रहा था तो इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए नेहरू जी पहुंच गए थे यूएन। तो काफी लोग जो है वो नेहरू जी के यूएन जाने से खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि वैसे भी ये युद्ध जो है ये 1-1.5 साल से चल ही रहा था, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर या जो अनरेस्ट था ये 1-1.5 साल से तो चल ही रहा था, तो कुछ देर और चल के हमने पूरा एरिया ही ले लेना था। बट जब वो यूएन गए तो उसके बाद यूएन का एक रेजोल्यूशन सामने आया जिसमें 3 पॉइंट्स लिखे थे। पहला पॉइंट जो था वो ये था कि जो बी इट इंडिया और पाकिस्तान, जो जहां है वो वहीं रुक जाए। और दूसरा पॉइंट ये लिखा था कि पाकिस्तान को जो है कंप्लीटली जो है विकेट करना चाहिए, उनको वापस भेजनी चाहिए अपनी फोर्स। तो उसके बाद जो है इंडिया भी अपनी सारी फोर्स जो है वो वापस ले जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये था कि जब ये दोनों फोर्सेस जो है वो वापस चली जाएंगी, तो जब पीस रिजॉल्व होगा, जब पीस की सिचुएशन आएगी, तो तब वहां के लोग डिसाइड करेंगे कि उन्होंने अपना फ्यूचर किसके साथ देखना है। वो इंडिया के साथ देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये सारी ये जो यूएन का रेजोल्यूशन है ये अवेलेबल है उनकी साइट पे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगा, तो आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। तब से लेके आज तक जिस लाइन पे लड़ाई रुक गई थी उसे कहते हैं एलओसी, और जहां पाकिस्तान की फोर्सेस थी हैं उसको कहते हैं पीओके, और जो इंडिया का एरिया है तो जो हमारे पास है, तो तब से ये इशू एज इट इज़ है। तब से इसके आगे कोई इसका सलूशन निकालने की कोशिश नहीं की गई। कोशिश तो की गई बट फेल रही। तो आप हमें बताइए कि इनमें से कितनी चीज़ें आपकी नॉलेज में थी, या फिर डिस्प्यूट ऐसा ही है, ये सॉल्व नहीं किया गया। तो आप हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को एज जैसा आप सपोर्ट कर रहे हैं बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी वेरी गुड लाइफ। जय हिंद।